अपना लास्ट टाइम क्या चल रहा था, इनहेरिटेंस या कंस्ट्रक्टर? इनहेरिटेंस ना, ठीक है। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग करा दिया था मैंने। ठीक है, इनहेरिटेंस चल रहा था अपना, अपन लास्ट फेज पे थे इनहेरिटेंस के। उसके बाद में फ्रेंड फंक्शन और इनलाइन फंक्शन था। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के अंदर मैंने मल्टीपल तक करा दिया था, हाइब्रिड और हेरारिकल रह रहा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया वो, हाइब्रिड और हेरारिकल हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे। ठीक है, फ्रेंड और इनलाइन का कुछ आइडिया है, फ्रेंड और इनलाइन फंक्शन क्या होता है? क्योंकि दो नए कीवर्ड होते हैं फ्रेंड और इनलाइन के। अरे मनाली आए हो क्या? फ्रेंड और इनलाइन का कुछ आइडिया है? देखो फ्रेंड और जो दो नए फंक्शंस है, दो नए फीचर्स हैं जो सी प्लस प्लस के अंदर है बट जावा के अंदर सपोर्टेबल नहीं है, ये दो चीजें। ठीक है, फ्रेंड और इनलाइन फंक्शन का क्या काम है वो देख लो। अभी तक हमने ये देखा है कि जो किसी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं हो सकते, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज उसको इनहेरिट नहीं कर सकती है। बट हम फ्रेंड जो कीवर्ड आता है, आप चाहे फ्रेंड क्लास बनाओ चाहे फंक्शन बनाओ, जहां पे भी आप फ्रेंड कीवर्ड यूज करोगे ना, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिस क्लास को इनहेरिट करे हो उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। फ्रेंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि आप क्या कर सकते हो, जिस क्लास की प्रॉपर्टीज आप एक्सेस करना चाह रहे हो जो प्राइवेट है, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर कि जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो वो उसका फ्रेंड होना चाहिए। फ्रेंड से मतलब यही है कि जैसे नॉर्मल वे में हम बात कर सकते हैं कि हम जिससे भी आप लोग कनेक्शन बनाते हो या अपने दोस्त बनाते हो, तो आप उनसे अपनी जैसे जो भी चीज पर्सनल थिंग्स वगैरह शेयर करते हो, सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, आपको जो भी क्लास की प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस करना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है। किसी भी क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे उसका मेंबर हो, अब मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और क्लास दोनों, कुछ भी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज आती है इनलाइन। देखो इनलाइन का क्या काम है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे क्लास का आप क्लास यूजिंग क्लास बनाओ या विदाउट यूजिंग क्लास बनाओ, ठीक है, पहले क्लास की बात करता हूँ। जब हम क्लास से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं तो वहां पे हमारे पास में कभी कभी है ना कंपाइलेशन एरर होता है। जब हम कंपाइल के टाइम पे जो हमको एरर शो होता है कि लाइक रन तो हो जाता है बट कंपाइल टाइम पे हमको कुछ एरर दिखाता है। ठीक है, उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, उसको इनलाइन करने के लिए, एक ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनलाइन फंक्शन का यूज करते हैं। इनलाइन फंक्शन जावा के अंदर काम में नहीं आता, क्योंकि वहां पे कंपाइलेशन का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए जावा के अंदर इनलाइन कहीं भी काम नहीं आता है। जो कंपाइलेशन एरर होती है, एक सिंगल क्लास के अंदर मल्टीपल लाइंस का ब्लॉक बनाने के लिए जो है इनलाइन फंक्शन काम में लिया जाता है। लाइक कंपेयर कंपाइलेशन जो एरर होती है, जब हमको शो होती है कि देखो कंपाइलेशन एरर का मतलब क्या है, आपका प्रोग्राम तो रन होगा बट आपको कुछ एरर शो होगी। ठीक है, होता है ना, कंट्रोल प्लस F9 करते हो, अल्ट प्लस F9 करते हो तो हमको कुछ एरर शो होती है, बट कंट्रोल प्लस F9 करने पे प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, तो उन सारी एरर्स को मेंटेन करने के लिए हम इनलाइन का यूज करते हैं, जो जावा के अंदर सपोर्टेबल नहीं है। फ्रंट जावा के अंदर सपोर्टेबल है, लेकिन इनलाइन जो होता है वो जावा के अंदर यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां कंपाइलेशन का कोई नहीं रहता है चांस। ठीक है, तो ये जो दो चीजें होती है बहुत छोटे टॉपिक है, बट इनके क्वेश्चन आते हैं कि फ्रेंड का क्या काम है, क्या फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड फंक्शन की एक चीज और है, ये ग्लोबल मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लाइक आप ग्लोबल मेंबर्स अगर बना रहे हो तो ग्लोबल मेंबर्स चाहे फंक्शन हो चाहे ग्लोबल आपका वेरिएबल हो, दोनों चीज जिसका भी जो स्टेटमेंट है वो ग्लोबल है, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वहां पे लिख रहे हो।
साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस बताया था ना मैंने। साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस होता है, भूलना नहीं। देखो, साइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ जाती है। जो नए हैं उनको ही बता देता हूँ। हम लोग वेरिएबल जब बनाते हैं ना, तो बुक्स के अंदर भी हमने पढ़ा है। वैसे नॉर्मली हम इंट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बुक्स के अंदर हम पढ़ते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड, ठीक है। उसके अलावा साइंड इन अनसाइंड इन। बाय डिफॉल्ट कौन सा इंट यूज करते हैं? लाइक आपने सिर्फ लिखा इंट ए, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा इंट है? शॉर्ट इंट है, ठीक है। शॉर्ट इंट के अंदर आप शॉर्ट इंट की साइज क्या होती है वो तो बताइए, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, लाइक रेंज क्या रहती है? माइनस के 32,767 से लेके प्लस के 32,768 तक, ठीक है। ये साइज रहती है इसकी। अब बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो शॉर्ट एंड यूज करते हैं, या साइन इन बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अनसाइंड कीवर्ड यूज किया है, ठीक है, अगर आप अनसाइंड यूज कर रहे हो, तो अनसाइंड यूज करने का मतलब क्या है कि आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते हो। जीरो से लेके जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है, माइन पॉजिटिव के 32,767 तक, वो वैल्यूज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इनहेरिटेंस यूज करता हूँ, लाइक अगर मैं इनहेरिटेंस यूज करता हूँ और उसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज यूज करता हूँ इनहेरिटेंस के अंदर, अगर मैं ये वैल्यूज यूज करता हूँ, लाइक मैंने शॉर्ट इंट ए ले लिया इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है, और अनसाइंड इंट ए ले लिया, ठीक है, तो मैं इसके अंदर सीधी सी बात है पॉजिटिव वैल्यूज इंसर्ट करा सकता हूँ। शॉर्ट वैल्यूज के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगी, अनसाइंड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, ठीक है। और फिर मैं इनमें कुछ अपडेशन करना चाह रहा हूँ, और फिर जैसे अनसाइंड के अंदर मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दी 32, ठीक है, और इसके अंदर डाली -32, ये वैल्यू इसके अंदर डाली है मैंने, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले की बात करता हूँ, क्या मैं इसके अंदर अपडेशन कर सकता हूँ क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव के अंदर? इसके जो शॉर्ट इंट ए लिया है, क्या उसके अंदर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर जा सकता हूँ क्या, जब मैं वैल्यू अपडेट करूंगा तब? ठीक है, जैसा क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा हो तो, ठीक है, अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर अपडेट हो सकता है। इसके अंदर अपडेट हो सकता है अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाऊं तो? नहीं हो सकता ना। कौन सी एरर शो होगी? नहीं, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी। कंपाइलेशन एरर का मतलब होता है कि आपके कोड, मतलब कोड के इंडेंटेशन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, वो कंपाइलेशन एरर होती है। यहाँ पे कौन सी एरर शो होगी? अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो जबकि वो आपको एक्सेस नहीं देता है, ठीक है, तो क्या होगा? कौन सी एरर शो होगी यहाँ पे? लॉजिकल एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी, या फिर कंपाइलेशन आएगी, या और कोई एरर आएगी, वो बता दो। लॉजिकल एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा लॉजिक ही गलत है, ठीक है। लॉजिकल एरर कब आकर होती है? जब आप जो नॉर्म्स होते हैं ना, नॉर्म्स जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइब्रेरी के जो रूल्स होते हैं, अगर उन उन रूल से हटके अगर आप कुछ काम कर रहे हो, लाइब्रेरी की जो रूल्स है, अगर उससे हटके कुछ काम कर रहे हो, तो आपके पास में लॉजिकल एरर शो होती है। तो यहाँ पे उसका अनसाइन का रूल यही है कि अगर उसको ये अथॉरिटी है कि सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप उसके अंदर फोर्सफुली नेगेटिव वैल्यूज असाइन कराने का काम करा रहे हो, तो आपको लॉजिकल वैल्यूज शो होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है? We can't assign a value to the assign unsigned because negative value। हम नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते हैं अनसाइंड को, क्योंकि जो अनसाइंड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ वो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेस करता है। और फिर भी अगर आप फोर्सफुली उसको नेगेटिव वैल्यू असाइन कराते हो, तो आपको लॉजिकल एरर शो करेगा, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, जो उसके नॉर्म्स होते हैं, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो उसको अथॉरिटी है, वो उसको ये परमिशन प्रोवाइड नहीं करवाती है कि आप नेगेटिव वैल्यू एक्सेस करो, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेस किसके पास है? या तो साइन के पास है या शॉर्ट के पास है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, मैं देख रहा था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि जिनके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। 99% लोग गलत करके आते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, ठीक है। किसी ने पॉजिटिव पे टिक कर दिया, किसी ने नेगेटिव पे टिक कर दिया, किसी ने बोथ पे टिक कर दिया, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव ही चूज कर रहे हैं। तो वो चीजें होती है। कुछ लोग बोलते हैं एरर ही नहीं आएगी इसके अंदर, तो सारा वैल्यू डाल सकते हैं।
तो वो चीजें नहीं होती है, ठीक है। कांस्टेंट बनाने के कौन कौन से तरीके थे? कांस्टेंट, कांस्टेंट पढ़ा था हमने कि कांस्टेंट्स कैसे कैसे क्रिएट करता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है बाद में। कांस्ट कीवर्ड, और हैश डिफाइन कहाँ क्रिएट, कहाँ डिक्लेयर होगा, और कॉन्स्ट कहाँ डिक्लेयर होगा? हेडर फाइल के साथ। जहां हेडर फाइल डिक्लेयर होती है, लाइक हैश इंक्लूड, जहां पे आप डिक्लेयर करते हो उसके जस्ट नीचे अलग से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया या फिर आपने कोई दूसरा फंक्शन स्टार्ट कर दिया, तो आप किसको यूज नहीं कर सकते? हैश डिफाइन को यूज नहीं कर सकते। लाइक आप कोई भी हेडर फाइल बनाते हो, हैश इंक्लूड करके कोई भी एक फाइल लिखते हो, ठीक है, कोई भी मैंने एक फाइल लिखी, उसके बाद में अगर मुझे कांस्टेंट बनाना है तो मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। एक तो हैश डिफाइन कीवर्ड से बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर करना जरूरी है या नहीं है, या डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं करते हैं? हैश डिफाइन के अंदर डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या कंपलसरी है या नहीं है? दो क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ कि डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते हैं। कौन कौन बोल रहा है? तुक्के मत बोलना, ठीक है, जैसे पता है वही बोलना। डिक्लेयर करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं पता। देखो, जब भी हम हैश डिफाइन, दोनों तरीके हैं, कॉन्स्ट और डिफाइन। जब आप डिफाइन यूज करोगे तो आप कभी भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम यूज करोगे और उसके आगे उसकी वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। लाइक हैश डिफाइन लिया मैंने, ए इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, ये खत्म है। यहाँ पे आपको कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। डेटा टाइप डिफाइन करोगे तो एरर आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन एक्सेस नहीं करेगा। अगर मेन फंक्शन एक्सेस नहीं करेगा तो आप इसको यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे कोई फंक्शन तो डिक्लेयर कर नहीं रहे हो कि भाई बाद में आके फंक्शन कॉल करोगे फिर फंक्शन रिटर्न आ जाएगा ऊपर, फिर उस वेरिएबल को रीड कर लेगा, वैसा तो कुछ है नहीं। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? हैश लगा के और डिफाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो सिंपली अपने को यहाँ पे क्या यूज नहीं करना है? डेटा टाइप यूज नहीं करना है। सेकंड थिंग, पहला तरीका तो ये हो गया किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का, ये ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, ठीक है, सी के अंदर भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, दोनों चीजों के अंदर होता है। कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर क्या हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी है डेटा टाइप यूज करना? देखो कंपलसरी नहीं है, बता देता हूँ। आप डेटा टाइप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है डेटा टाइप यूज करना, ठीक है। आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, या फिर सिंपली ये भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10। क्योंकि कांस्टेंट बनाते टाइम कंपाइलर को कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या है, उसको ये पता है वैल्यू फिक्स है। अगर 10.4 डालोगे तो भी उसको ये मतलब नहीं है लॉन्ग है या फ्लोट है या फिर इंट है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए वो वैल्यू क्या हो गई है? फिक्स हो गई, उसको अपडेट नहीं कर सकते बाद में। भाई आप टाइप कन्वर्जन नहीं कर सकते हो ना कांस्टेंट के अंदर। अगर आप कोई वैल्यू कांस्टेंट बना रहे हो तो क्या उसके अंदर टाइप कन्वर्जन कर सकते हो? टाइप कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप कन्वर्जन सिर्फ कहाँ हो सकता है? डायनामिक वैल्यूज के अंदर हो सकता है, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर टाइप कन्वर्जन भी नहीं हो सकता। चाहे आप फोर्सफुली करो, फोर्सफुली से मेरा मतलब है एक्सप्लिसिट, ठीक है। दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को बोलते हैं ऑटोमेटिक, और एक्सप्लिसिट को बोलते हैं फोर्सफुली, जिसके अंदर आपको वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ टाइप कन्वर्जन, ठीक है। नॉर्मल टाइप कन्वर्जन के अंदर आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल होता है, लोकल होता है, उसके अलावा इंस्टेंस वेरिएबल होता है। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या काम है? ग्लोबल पढ़ा है, जो मेन के बाहर होगा वो ग्लोबल होगा, जो मेन के अंदर होगा वो लोकल होगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? होता है ना, इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है, दो ही तो नहीं होते, इंस्टेंस भी होता है। इंस्टेंस वेरिएबल का क्या काम है? इनहेरिटेंस के अंदर काम आता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। जब हम एक आप चाह रहे हो कि इस वेरिएबल को मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में एक्सेस करूं, बट उसके अलावा तीसरी क्लासेस के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकूं। कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ दो ही, जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हो, अगर किसी क्लास के अंदर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे, मैंने ये बनाया, ठीक है, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो वो लोकल रहेगा, ग्लोबल रहेगा? वो ग्लोबल रहेगा, ग्लोबल रहेगा। वो जो जैसे मैंने बनाया इंट ए करके, ये कौन सा हो गया अपना? ग्लोबल हो गया। अब अगर मैं लोकल बनाऊंगा तो इस क्लास के अंदर लोकल वेरिएबल कैसे बनाऊंगा? फंक्शन का नाम लेके, प्राइवेट नहीं, फंक्शन का नाम लेके।
अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, लाइक void abc के नाम से मैंने कोई फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई फंक्शन इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वो क्या होगा, वो लोकल होगा। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना, एक तो क्लास के बाहर डिक्लेयर होता है, ठीक है, एक क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, दो चीजें होती है। तो जो क्लास के बाहर डिक्लेयर होता है वो कौन सा होता है, वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। जो क्लास के अंदर बट फंक्शन से बाहर होता है वो कौन सा होता है, वो ग्लोबल होता है। ठीक है, ये तो है अपना ग्लोबल। ठीक है, और जो यहाँ डिक्लेयर होगा क्लास के बाहर और हेडर फाइल के नीचे, ठीक है, वो होगा अपना इंस्टेंस वेरिएबल। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भी कि क्लास के अंदर फंक्शन से बाहर ग्लोबल, क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर लोकल। इंस्टेंस कौन सा होता है, क्लास के बाहर बट हेडर फाइल के नीचे, ठीक है, वो कौन सा होगा, अपना इंस्टेंस वेरिएबल होगा। ठीक है, आइडेंटिफायर पता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर तो पता होगा ना। कल मैं एक क्लास ले रहा था, उसके अंदर आइडेंटिफायर का एक क्वेश्चन आया, जो बता रहा था ना उससे गलत हो गया वो। ठीक है, अब बताता हूँ आइडेंटिफायर। देखो, एक क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर है वो बताना। ये स्पेस है बीच में, ठीक है ना, A1 के बीच में स्पेस है। अब ए के साथ कौन है वो बताओ पहले, तो इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है वो बताओ। ए के साथ कौन कौन है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है, और ए के साथ कौन है, टी ओ टी, ठीक है, डॉट, फिर उसके बाद में डॉलर साइन है, फिर उसके बाद में बैलेंस है। नहीं, डॉट नहीं है, टी ओ टी डॉट, फिर डॉलर साइन, फिर बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ट्रू, सी है अपना A1, और फिर डी है अपना 1 ABC। सबसे पहले ये बताओ ए के साथ कौन कौन है कि ये वैलिड आइडेंटिफायर है, आर्यन है। बी के साथ कौन कौन है, तो तुक्का मत मारना। सी के साथ कौन कौन है, सी में स्पेस है, मैं थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, वो दिखेगा नहीं तो। ठीक है, A स्पेस 1, ये आइडेंटिफायर है क्या, नहीं है ये। अच्छा, ये क्यों नहीं है, नंबर से स्टार्ट है, तो नंबर से जो भी आइडेंटिफायर का मतलब है कि आपका वेरिएबल नेम हो, चाहे क्लास नेम हो, ऑब्जेक्ट नेम हो, फंक्शन नेम हो, कुछ भी हो, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है। थर्ड, वो मैं नहीं बताऊंगा, पहले ये बताओ। ट्रू और फॉल्स कभी कीवर्ड नहीं होते, ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला गलत है, आर्यन गलत है। बीच में या कहीं भी, बीच में या कहीं भी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो, चाहे डॉलर हो, डॉट हो, कुछ भी हो, हैश हो, कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो पहली बात ये गलत है, ये गलत है, बीच में स्पेस नहीं आ सकता। तीसरी चीज, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, ये सही है। अब तुम बोलोगे सर ये तो बुलियन वैल्यू होती है, अरे बुलियन वैल्यू है बट कीवर्ड तो नहीं है ना, बुलियन वैल्यू बट कीवर्ड तो नहीं है। इस हिसाब से तो ट्रू और फॉल्स भी है, फिर तो 0 और 1 भी आ गया, और फिर उसके हिसाब से तो वो एक और होता है ना, 0 और 1 होता है, बुलियन वैल्यू दो ही होती है, 0 और 1 और ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस हिसाब से तो 0 और 1 भी कांस्टेंट हो गए, 0 और 1 को भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये सही है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, चेक करना। ऐसा क्वेश्चन है कि क्या बुलियन वैल्यूज को आप वो बना सकते हो क्या, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो क्या, या बुलियन वैल्यूज के नाम पे आप क्या नाम से फंक्शंस बना सकते हो क्या, क्लास बना सकते हो क्या। कीवर्ड नहीं है ना, कीवर्ड को आप नहीं बना सकते हो। कीवर्ड से मेरा मतलब है रिजर्व वर्ड कांट बी आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर कैन बी कीवर्ड, सिंपल है। ठीक है, ये लिख लो जिसको लिखना है कि वैलिड आइडेंटिफायर क्या होता है, कि बुलियन वैल्यूज भी वैलिड आइडेंटिफायर होती है।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि फर्स्ट वाला है, वी कैन राइट अ प्रोग्राम इन सिंगल लाइन इन सी एंड सी प्लस प्लस। सेकेंड है, वी कैन नॉट राइट अ प्रोग्राम इन सिंगल लाइन। थर्ड है, वी यूज इंडेंटेशन, वी हैव टू यूज इंडेंटेशन, वी हैव टू यूज इंडेंटेशन इन अ प्रोग्राम। फोर्थ है, नन ऑफ दिस। मतलब पहले वाली लाइन का मतलब है क्या हम सी और सी प्लस प्लस के अंदर एक सिंगल लाइन के अंदर पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं क्या। नेक्स्ट, कि हमको लाइन ब्रेक यूज करना पड़ेगा। थर्ड, कि हमारे को इंडेंटेशन, इंडेंटेशन समझते हो कि जो लिखने का तरीका होता है, जो पाइथन के अंदर यूज होता है इंडेंटेशन, ठीक है, क्या वो हम यहाँ पे जरूरी है या नहीं है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। एक के साथ कौन कौन है कि सिंगल लाइन के अंदर सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं, मतलब एक पूरा क्लास का प्रोग्राम एक क्लास के अंदर एक लाइन के अंदर लिख सकते हो। सही बात है, ठीक है, कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास में ये फीचर है कि आप एक सिंगल लाइन के अंदर सारा स्टेटमेंट, लाइक सेमीकोलन लगाते जाओ नेक्स्ट लाइन लिखते जाओ, सेमीकोलन लगाते जाओ नेक्स्ट लाइन लिखते जाओ, ठीक है। ये आपके पास में फीचर होता है कि आप एक सिंगल लाइन के अंदर सारा कोड लिख सकते हो, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के अंदर। पाइथन के अंदर नहीं लिख सकते। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज करना होता है। लाइक जैसे हम लोग इंडेंटेशन समझते हो ना। नहीं, आप सेमीकोलन के बाद कंटिन्यू करो, स्पेस जरूरी नहीं है। जहां पे सेमीकोलन आ गया इसका मतलब वो स्टेटमेंट टर्मिनेट। नहीं, वो तो आपकी इच्छा है ना। देखो, स्पेस का मतलब क्या है, आपने सेमीकोलन लगाया, आप एंटर भी तो करते हो, तब भी तो कितना स्पेस है फिर, ठीक है। स्पेस मैटर नहीं करता है, एक बार सेमीकोलन लगा गया तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखता है कंपाइलर की नेक्स्ट स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट है। स्पेस डजंट मैटर, ठीक है। पाइथन में इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन क्यों होता है उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि पाइथन के अंदर आप कर्ली ब्रेसेस वगैरह ये सब चीजें यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो वहां पे इंडेंटेशन का फर्क पड़ता है। लाइक जैसे हम लोग लूप लिखते हैं ना, तो लूप, यहाँ पे तो हम लूप क्या करते हैं, लूप स्टार्ट किया, जस्ट उसके इक्विवेलेंट लाइन से ही हमने क्या कर दिया, उसके अंदर के स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज करोगे तो कंपाइलर को पता चलता है कि लूप खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन फॉर लूप उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ मैं बना के पाइथन का। मुझे अगर 1 से लेकर 10 तक नंबर इनपुट कराने हैं, प्रिंट कराने हैं, तो अपन सी और सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए करके, फॉर ए इक्वल्स टू 1, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ए प्लस प्लस, ये लिखा। ये लगाओगे, बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दोगे, प्रिंट एफ डबल कोट परसेंट डी डबल कोट कॉमा ए, हो गया, ये हो गया। अब इसको आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूँ ना, तो पाइथन के अंदर फॉर रेंज लगाते हैं, फॉर ए इन रेंज ब्रैकेट 1, 11, सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉलन आएगा, ठीक है। 1, 11 क्यों होता है, क्योंकि 11 इसकी लास्ट रेंज होती है, तो 1 से लेकर 10 तक चलता है, ठीक है। इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाना, कोई लेस देन ग्रेटर देन कुछ नहीं लगाना होता है। फिर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो आपको इंडेंटेशन देखनी है, यहां से अगर लूप स्टार्ट है तो इसका स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होगा, आगे से स्टार्ट होगा, ठीक है। और सिंपली हमारे को ये लिखना होता है प्रिंट ए, हो गया। कोई सेमी कॉलन नहीं, कोई कॉलन नहीं, कुछ यूज नहीं करना। जब कंपाइलर मतलब इंटरप्रेटर जब इसका चलेगा, तो इंटरप्रेटर पहले यहाँ आएगा, यहाँ से इसके स्टेटमेंट को यहाँ रीड करेगा। अगर मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट लगा दिया, तो वो क्या रीड करेगा, इसको इसके बाहर रीड करेगा कि भाई ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो किसी भी लूप का पार्ट दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका इंडेंटेशन सेट करना पड़ता है। और पाइथन के अंदर ये भी होता है कि अगर आपने इंडेंटेशन गलत कर दिया, लाइक अगर आप स्टेटमेंट यहाँ से लिख रहे हो और फिर इसके नीचे अगर एक और स्टेटमेंट है, लाइक ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हो ऑड नंबर 13579, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 कर दोगे या ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 कर दोगे। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं किया उसको और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो भी इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। क्योंकि अगर इंडेंटेशन कर रहे हो तो सारी इंडेंटेशन इक्वल होनी चाहिए किसी एक स्टेटमेंट की। अगर इंडेंटेशन थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
एक प्रोग्राम बना के दिखा दोगे? फॉर लूप का है। 625, 125, 25 और 5 हो जाएगा भाई। 5, 25, 125, 625 तो किया हुआ है। 625, 125, 25 और 5 करना है। ये तो किया हुआ होगा। और अगर ये कर सकते हो ना, तो वो भी कर सकते हो। बहुत छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक लिखना है, सिर्फ लॉजिक लिख दो। हो गया। नहीं हो रहा? अरे सिंपल है यार, जहां मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां डिवाइड लगा दो। जहां मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक यहाँ मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ डिवाइड अप्लाई कर दो। डिवाइड अप्लाई करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। 625 में 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 125 में 5 का डिवाइड करोगे तो 25 का डिवाइड करोगे तो फिर 5। हाँ, कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक स्वैपिंग का मैंने प्रोग्राम कराया था, यूजिंग थर्ड वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दो लॉजिक थे। जैसे यूजिंग थर्ड वेरिएबल था ये सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये सिंपल था। और सेकंड था अपने पास में ए इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। यही था ना। तीसरा लॉजिक कौन सा था? जो मैंने आप लोगों को करने का बोला था कि मल्टीप्लाई और डिवीजन से भी स्वैपिंग होती है। मल्टीप्लाई और डिवीजन से भी स्वैपिंग होती है। वही बता देता हूँ। ये भी स्वैपिंग का लॉजिक है, लिख लो। ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, तो यूज करना है ए बी ए। इधर याद करने का तरीका सिंपल है। वही सेम लॉजिक रहेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो यहाँ पे भी ए बी ए यूज करना है। बस बीच में ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड, ये यूज करना है। रिमाइंडर यूज नहीं करना। जो मॉड्यूलर साइन होता है वो नहीं आएगा, डिवाइड आएगा, ये ध्यान रखना। मॉड्यूलस यूज कर दोगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, डिविडेंड निकल के नहीं आएगा।
इनमें से कौन सा फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है? फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड पता तो है ना, होते क्या है फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड? भाई दो तरह के फंक्शन होते हैं सी के अंदर, सी प्लस प्लस में नहीं होते हैं, सी में होते हैं। प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये होते हैं अपने पास में, ठीक है। ये तो कौन से हैं, फॉर्मेटेड है अनफॉर्मेटेड है, ये पता है ना फॉर्मेटेड कौन से होते हैं, अनफॉर्मेटेड कौन से होते हैं? नहीं पता, बता देता हूँ। देखो दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, ठीक है, सी के अंदर। एक तो होता है फॉर्मेटेड और दूसरा होता है अनफॉर्मेटेड। देखो फॉर्मेटेड से मतलब होता है जहां पे उसका फॉर्मेट लिखा जाता है, लाइक आप टेक्स्ट डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, परसेंट डी वगैरह लगाते हो, उसका मॉडिफिकेशन मॉडिफायर लगाते हो कि भाई इंट एक्सेस करना है तो परसेंट डी या परसेंट आई यूज करेंगे, लॉन्ग यूज करना है तो परसेंट एल डी यूज करेंगे, ठीक है, डबल यूज करते हो तो परसेंट एल एफ यूज करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। तो वो तो आता है आपके फॉर्मेटेड के अंदर, ठीक है। प्रिंट एफ और स्कैन एफ। अच्छा, प्रिंट एफ क्या होता है, इनपुट होता है कि आउटपुट फंक्शन होता है? आउटपुट फंक्शन होता है, ठीक है। इसका काम है आउटपुट देने का। कई लोग लिखते हैं इसको इनपुट फंक्शन, क्यों? क्योंकि रटा हुआ होता है कि जब इनपुट कराते हैं तो प्रिंट एफ लिखा जाता है, फिर उसके अंदर मैसेज डालते हैं, फिर स्कैन एफ लिखा जाता है, तो प्रिंट एफ लिख देते हैं, सर ये इनपुट कराने का काम करता है, क्योंकि जब रन कराते हैं तो वो बोलता है एंटर ए नंबर, फिर हम उसके अंदर नंबर डालते हैं। तो प्रिंट एफ ये काम नहीं करता है, प्रिंट एफ हमेशा आउटपुट फंक्शन होता है, जो भी इसके अंदर आप टेक्स्ट डालोगे या वेरिएबल डालोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। स्कैन एफ क्या करता है, वैल्यू गेट कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है आउटपुट, सॉरी, इनपुट फंक्शन, ठीक है। ये फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। अब अनफॉर्मेटेड कौन से होते हैं, जिसके अंदर आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते हो, ठीक है, मतलब फॉर्मेट नहीं दे सकते हो। वो कौन कौन से होते हैं, देखो, गेट्स, पुट्स, उसके अलावा गेट सी एच आर, पुट सी एच आर, गेट सी एच, पुट सी एच। अब इनमें से कौन से तो इनपुट अनफॉर्मेटेड है और कौन से आउटपुट अनफॉर्मेटेड है? इनपुट वाले कौन से, वो बता दो। गेट, गेट सी एच आर और गेट्स, ये तो है अपने इनपुट, ठीक है। पुट, पुट सी एच आर और पुट्स, पुट सी एच, ठीक है, ये कौन से हो गए अपने? आउटपुट हो गए, ठीक है। अब इनका काम भी अलग अलग है सबका। स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट्स या पुट्स यूज करेंगे, ठीक है, गेट्स और पुट्स यूज करेंगे। और सिंगल कैरेक्टर के लिए हम गेट सी एच या गेट सी एच आर, पुट सी एच या पुट सी एच आर यूज करेंगे, ठीक है। स्क्रीन को होल्ड करने का काम कौन सा करेगा? गेट सी एच करेगा। गेट सी एच को कहाँ यूज कर सकते हो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर? क्यों भाई, लास्ट में तो यूज करते हैं हम, इसमें क्या दिक्कत है? कौन बोल रहा है बीच में कर सकते हैं? और तो कौन कौन ये मानता है कि लास्ट में यूज कर सकते हैं? न्यूट्रल नहीं लेना भाई, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, सीधी सी बात है। अच्छा, पढ़ा ही नहीं है। देखो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। गेट सी एच को आप कहीं भी यूज कर सकते हो और कितनी भी बार यूज कर सकते हो, ठीक है। एक प्रोग्राम के अंदर एक कंपलसरी नहीं है कि गेट सी एच को आप सिर्फ लास्ट में यूज करोगे। जहां पे आपको स्क्रीन होल्ड करानी है, लाइक इनपुट पे होल्ड कराना है, तो इनपुट पे लिख सकते हो गेट सी एच, ठीक है। और जितनी बार गेट सी एच यूज करोगे उतनी बार स्क्रीन होल्ड होगी, ठीक है, उतनी बार प्रोग्राम स्टॉप होगा, उसके बाद में आप उसको न्यूली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर है? चीज क्लियर है, ठीक है। तो लिख लेना कि गेट सी एच, वी कैन यूज गेट सी एच मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम एंड इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, वी कैन यूज एनीवेयर इन अ सिंगल प्रोग्राम।